गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 2 जो हमारा चल रहा था संवाद, उसका लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि जो हमारा जो स्थानीय स्तर की जो सरकार है उसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हमने डिस्कस कर लिए थे। और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है नगर पालिका, यानी कि नगरों में जो शासन व्यवस्था है, स्थानीय शासन व्यवस्था, वो किस प्रकार से चलती है, कौन किस प्रकार से वहाँ पर कार्य करता है, किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है। नगर पालिका जो क्या है, एक प्रमुख नगरीय शासन प्रणाली है। नगर पालिका में देखिए आप क्या क्या है, स्थानीय शासन व्यवस्था है, जो शहरों में काम करते हैं उन्हें नगर पालिका कहा जाता है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन किया जाता है। ध्यान रखना इसका आप, दोनों में क्या अंतर है। अगर शहर छोटा है तो वो क्या है, नगर पालिका के अंदर आता है, नगर पालिका उसको कहा जाता है। और अगर बड़े शहर में ये काम किया जाता है तो नगर निगम का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? नगर निगम का। नगर निगम और नगर पालिका दोनों के कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। ये बात दोनों में क्या है, कॉमन है। आपका क्वेश्चन रहेगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो देख ले। नगर निगम और नगर पालिका दोनों के कामकाज क्या है, निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन के आधार पर जिनको चुना जाता है वो होते हैं नगर पालिका प्रमुख। नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर पालिका प्रमुख यानी कि नगर पालिका का जो शासन जो चलाता है उसको नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान कहा जाता है। कौन से प्रधान? राजनीतिक प्रधान। जबकि नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है। ये भी अंतर दोनों में है। एक ये अंतर था कि छोटे शहर है तो कौन? नगर पालिका। बड़ा शहर है तो नगर निगम। और नगर निगम और नगर पालिका दोनों में सेम चीज क्या है कि इन दोनों के प्रतिनिधि का चुनाव निर्वाचन के आधार पर किया जाता है। और तीसरा, नगर निगम के प्रधान को राजनीतिक प्रधान कहते हैं, और नगर पालिका के प्रधान को राजनीतिक प्रधान कहते हैं, जबकि नगर निगम में ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। अब ध्यान रखें इस चीज को कि शहरों में और गाँव में दोनों को मिलाकर बात करी मैं, नगर पालिका और ग्राम पंचायत दोनों में करीब कितने लोग चुने जाते हैं। ये इलेक्शन में भाग लेने वाले लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो इसमें जो पद इनको, जैसे पंच है, सरपंच है, एमएलए है, एमपी है, तो कुल मिलाकर अगर देखें भारत में तो लगभग 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यानी कि 36 लाख लोग ऐसे हैं जो स्थानीय स्तर की सरकार का शासन चलाते हैं, उसमें किसी न किसी प्रकार से अपनी भूमिका अदा करते हैं। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा देने से हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ उनकी आवाज को भी मजबूत किया। आप देखो क्या विशेषता है इसकी। एक तो इसने लोकतंत्र को मजबूत बनाया और दूसरा महिलाओं को भी महत्व दिया इसने, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो इससे क्या हुआ, महिलाओं को भी आजादी मिली, उनकी आवाज भी मजबूत हुई। इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम है। पंचायतों के चुनाव तो नियमित होते हैं लेकिन ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती। जैसे कल भी हमने बात की थी कि एक वर्ष में 2 या 3 बैठक होना आवश्यक है, लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं है कि बैठक नियमित हो। चुनाव तो नियमित है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन बैठक नियमित नहीं है जिसमें गाँव की समस्याओं के बारे में बातचीत की जाती है, गांव के विकास के बारे में बातचीत की जाती है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए। अब एक और समस्या भी है, कई क्षेत्रों में क्या कर रखा है कि जो राज्य सरकार है उन्होंने पूरी तरह से अधिकार किसको नहीं दिए, स्थानीय सरकारों को नहीं दिए हैं अब भी। तो ये क्या थी, कमियां थी, परेशानियां थी और कुछ विशेषताएं थी, वो भी मैंने आपको ऊपर बताई। इसके बाद एक आपका, जैसे मैं आपको बार बार कहती हूँ कि एनसीईआरटी में कुछ कॉलम बीच बीच में आते हैं, कुछ उदाहरण दिए जाते हैं कि और क्या चीजें उनके साथ लिंक की जाती है। तो नगर पालिका का जिक्र हमने किया, पंचायत का जिक्र हमने किया। अब ब्राजील की बात मैं करती हूँ, जो एक दक्षिण अमेरिका का देश है और ये विश्व का अगर देखें तो काफी बड़ा देश है, भारत से ज्यादा इसका क्षेत्रफल है। ब्राजील के शहर पोर्तो एलेग्रे के विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक प्रयोग किया है। यानी कि हमारे देश की तरह यहाँ भी क्या किया गया था, विकेंद्रीकरण किया गया और लोगों ने इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस शहर में नगर परिषद बनाया गया है जिसमें 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करते हैं। यानी कि सबकी बराबर भूमिका, 13 लाख लोगों की भूमिका इसमें है। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे हम वार्ड बनाते हैं वैसे इनके क्या है, उप क्षेत्र है। इनकी अपनी बैठक होती है जो ग्राम सभा की तरह है। हमारे यहाँ पे जैसे ग्राम सभा की बैठक बताई थी मैंने, उसी प्रकार इनकी भी अपनी बैठक होती है। फैसले लेने की प्रक्रिया में लगभग 20,000 लोग भाग लेते हैं। अगर कोई भी निर्णय किसी भी बात पर लेना है, किसी भी मुद्दे पर लेना है तो 20,000 लोग उसमें भाग लेते हैं, जो संख्या काफी बड़ी है। तो ये था ब्राजील का उदाहरण जहाँ पर हमारी तरह एक्सपेरिमेंट किया गया था नगर पालिका के ऊपर।
ये जो लेसन था हमारा ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो देख लीजिए आपको क्या क्या करना है, क्योंकि आज हम वाइंड अप पूरे लेसन को करेंगे। तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन तो जैसे बार हमने साथ साथ कर लिए, लेकिन कुछ बचे हैं वो आज मैं आपको करवा देती हूँ। आज जो हमने पढ़ा उसमें से आपको क्वेश्चन करना, नगर निगम और नगर पालिका में अंतर बताइए। शुरुआत में मैंने कहा था कि ध्यान दें कि नगर निगम और नगर पालिका में क्या अंतर है, तो आप वहां से कर सकते हैं। इसको मेयर किसे कहते हैं तो बताया था मैंने। नगर निगम में जो अधिकार इसको क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं, और नगर पालिका में राजनीतिक अधिकार इसको कहा जाता है। इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन और देख लीजिए। पहला और दूसरा प्रश्न में आपका था वर्ल्ड में आपको बताना था कि संघीय शासन व्यवस्था जो 3 देश है महत्वपूर्ण उनमें बतानी थी, और एक भारत का मैप मैंने आपको भरने के लिए दिया था जिसमें 4 राज्य आपको दिए गए थे, मणिपुर, नागालैंड जैसे। और तीसरा जो प्रश्न वो देख लीजिए, भारत की संघ व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता बताइए। अब भारत में भी मैंने बात की कि संघ व्यवस्था है और बेल्जियम में मैंने कहा था कि संघ व्यवस्था है, लेकिन अब ना एक चीज आपको बताने की उन दोनों में समानता क्या है, उनमें अलग चीज क्या है। देखिए समानता, बेल्जियम तथा भारत दोनों के संघों में एक समान विशेषता यह है कि दोनों देशों में संघीय सरकारें हैं, जिसमें 2 प्रकार की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और इनमें केंद्र सरकार क्या है, अधिक शक्तिशाली। ये दोनों में सेम है, बेल्जियम में भी ऐसा है और भारत में भी ऐसा है कि 2 स्तर की प्रमुख सरकार है, केंद्र और राज्य, और केंद्र सरकार क्या है, शक्तिशाली है। लेकिन अलग चीज देखिए क्या अलग विशेषता क्या है, बेल्जियम में 3 प्रकार के भाषाई समूह रहते हैं। कौन कौन से बताए थे, डच, फ्रेंच और जर्मन मैंने आपको बताए थे, तथा वहां पर 3 प्रकार की सरकारें ही मौजूद है। अब देखें, एक तो केंद्र है, एक राज्य है जैसे प्रांतीय भी इसको बोला जाता है, और तीसरे स्तर की मैंने बताई थी सामुदायिक सरकार। वहां पर जो 3 प्रकार से उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा सामुदायिक सरकार। और सामुदायिक सरकार कैसे बनती है, बहुत ही बार मैंने आपको डिटेल में इसको बताया था कि भाषाई आधार पर भाषाई समुदाय, जैसे जर्मन की अलग बनेगी, फ्रेंच की अलग और डच की अलग, उसको क्या कहा गया था, सामुदायिक सरकार। लेकिन भारत में तो ऐसा कुछ नहीं है, भारत में तो केवल 2 प्रमुख सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। जो हाँ स्थानीय सरकार है लेकिन वो तो बहुत बाद में चलकर आई है। तो ये क्या थी, हमारी संघीय व्यवस्था में असमानता थी, विशेषता जो अलग थी वो थी, और ये क्या थी, समान विशेषता थी बेल्जियम और भारत की। तो इसको आप ध्यान रखें। इसके बाद अगला जो चौथा प्रश्न है वो भारत के संघीय एवं एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अब देखें आप, भारत के नहीं शासन के यहाँ पे आपका आएगा कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है। तो अगर शासन में संघीय देखें तो मैंने आपको बताया था किस देश में बताई थी, बेल्जियम में है, भारत में है, अमेरिका में है, विश्व में 25 देश मैंने आपको बताए थे जहां पर क्या है, संघीय व्यवस्था। एकात्मक का एक उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण मैंने दिया था, हमारा पड़ोस देश श्रीलंका, जहां पर एक ही प्रकार की सरकार है, एकात्मक सरकार है, यानी कि सारी शक्तियां एक ही स्तर की सरकार के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में है। अब देखें आप, दोनों में क्या मुख्य अंतर है। शासन के संघीय तथा एकात्मक स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है। संघीय सरकार के शासन में केंद्र सरकार को राज्य सरकार को आदेश देने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ पर दोनों के अधिकार क्या है, बटे हुए हैं, केंद्र के भी और राज्य के। हाँ ये हो सकता है कि दोनों में से एक शक्तिशाली, जैसे भारत में केंद्र सरकार, लेकिन अमेरिका में देखेंगे तो प्रांतीय सरकार क्या है, ज्यादा शक्तिशाली है। राज्य सरकार किसी भी विषय पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है तथा वह भी अपनी इच्छा के अनुसार इसके लिए केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। यानी कि एक तो वो अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकती है, वो अपनी मर्जी से काम कर सकती है, और दूसरा केंद्र सरकार को उसको कोई जवाब नहीं देना होता है इस चीज के लिए कि ये काम उसने क्यों किया। तो ये क्या है, ये तो संघीय व्यवस्था है। लेकिन जो एकात्मक व्यवस्था है, एकात्मक सरकार, उसमें देखिए क्या है, एकात्मक सरकार के शासन में केंद्र तथा राज्य तथा स्थानीय सरकारों को किसी भी विशेष विषय पर आदेश दे सकती है। यानी कि पावरफुल कौन है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो चाहेगी उसी प्रकार से राज्य सरकार या स्थानीय सरकारें काम करेंगी, उसके आदेश के अनुसार वो काम करती हैं। तो ये क्या था, अंतर था। एग्जाम्पल भी अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। ये कहाँ पे है, श्रीलंका में है, और उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण भारत बेल्जियम का आप दे सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 4 आपका जैसे था, प्रश्न नंबर 5, 6, 7 और 8 हम कर चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन जैसे महत्वपूर्ण है तो वो मैं आपको स्किप करवा देती हूँ। तो प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए, तालिका में दिए गए विषयों को सूची अनुसार समूह में लिखिए। अब याद करें, सूची कितनी बताई थी मैंने आपको, जो सूचियां बांटी गई हैं सरकारों में, 3 सूची बताई थी। कौन कौन सी, संघ या केंद्र सूची, राज्य सूची, और तीसरी बताई थी आपको मैंने समवर्ती सूची, जिसमें मैंने कहा था कि केंद्र जो सूची है, संघ सूची है, उस पर केंद्र सरकार का अधिकार है सारे नियम कानून उसमें बनाने का। राज्य सूची है, उसमें राज्य का अधिकार है, राज्य उसमें कानून बना सकते हैं, कोई सुधार कर सकते हैं। और समवर्ती क्या थी, दोनों की थी, वो दोनों ही उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो ये बताई थी मैंने 3 सूचियां। अब यहाँ पर कुछ विषय दिए गए, आपको ये अलग अलग छांट के लिखने, मैंने यहाँ पे आपके उत्तर लिख दिया है। रक्षा अब याद करें किसमें बताया था, पूरे देश की बात है, पूरे देश की अगर बात है तो किसमें आएगा, केंद्र में। पुलिस, अब पुलिस तो दोनों में होती है, केंद्र में भी राज्य में, तो राज्य सूची में। कृषि
कृषि भी हमारे राज्य के अंदर आता है। शिक्षा, शिक्षा किस में आएगा? समवर्ती में आएगा, क्योंकि पूरे देश में भी शिक्षा का स्तर देखा जाता है और राज्यों में भी देखा जाता है, तो दोनों का बराबर भूमिका है। बैंकिंग, अब पूरे देश में पैसे की बात है कि किस प्रकार से विकास हो, तो किस में आएगा? ये आएगा हमारा संघ सूची में। वन भी किस में आ जाएगा? राज्य सूची में। संचार, अब पूरे देश का संचार तो जुड़ा हुआ आपस में, संचार के जो साधन है वो तो संघीय सूची में। व्यापार आ जाएगा समवर्ती में। और विवाह जैसे अन्य मामले हैं, शादी विवाह तलाक जैसे, वो सारे किस में आ जाते हैं? समवर्ती में। तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं, 3 जो विषय है वो संघीय सूची के, रक्षा, बैंकिंग, संचार। 3 है राज्य सूची के, पुलिस, कृषि, वन, और 3 है समवर्ती सूची के, शिक्षा, व्यापार और विवाह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है शासन के स्तर और उनके अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा गलत है? गलत आपको बताना है, ध्यान रखें, गलत पूछा है यहाँ पे, या ऐसे हो सकता है सही नहीं है, आपका दिमाग घुमाने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। राज्य सरकार, राज्य सूची, अभी तो बताया, राज्य सरकार में राज्य सूची तो है। केंद्र सरकार, संघीय सूची या फिर केंद्र सूची। केंद्र और राज्य दोनों की समवर्ती सूची। और चौथा देखिए स्थानीय सरकार, अपशिष्ट अधिकार। अब याद करें, स्थानीय सरकार को तो कोई दी ही नहीं गई थी सूची, अपशिष्ट अधिकार कौन से थे? शेष बाकी बचे विषय जिनको मैंने कहा था वो थे, जैसे कि सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो अपशिष्ट अधिकार है। और ये कौन से अधिकार बताए थे? ये वो थे जो जब हमारे ये सूचियां बनाएगी तो उस समय विषय नहीं थे, महत्वपूर्ण विषय नहीं थे, तो बाद में आए थे, तो इनको किसमें डाल दिया गया? बाकी बचे विषय, अपशिष्ट विषय। तो ये स्थानीय सरकार के हाथ में नहीं है, बल्कि किसके हाथ में? ये भी केंद्र सरकार के हाथ में। केंद्र सरकार इनके ऊपर कानून बना सकती है, तो आपको याद रहेगा ये, इसमें से ये गलत है, बाकी तीनों सही है। सही मेल आपको एक और करना है, सूची दी गई, सूची 1 और सूची 2। देखिए अब भारतीय संघ, इनमें से आप मैंने लिख रखे हैं सही, वैसे तो भारतीय संघ की बात है, केंद्र की बात है, तो उसमें प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। तो पूरे देश की जो पावर जिसके हाथ में, प्रधानमंत्री। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। नगर निगम का आज ही हमने करा था, कौन होता है? मेयर होता है। और ग्राम पंचायत का कल जैसे हमने करा था, सरपंच। तो ये सही मिलान यहाँ पे मैंने करके आपको दे दिए। कुछ और प्रश्न भी मैंने देखे हैं कि लास्ट ईयर के जो 3 या 4 साल के जो एग्जाम है होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम, उसमें कुछ क्वेश्चन अब भी हमारे जो बचते हैं वो बता देती हूँ। ऐसे तीन राज्य बताइए जो 1947 के जो थे वो आज बदल गए हैं। सॉरी, ऐसे आप इसको कर सकते, ऐसे 3 राज्य 1947 के जो आज बदल गए हैं वो कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा। अब 1947 में तो एक ही था, पंजाब था। छत्तीसगढ़ भी बाद में बना था और झारखंड भी बाद में बना था। जैसे छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश में, तो झारखंड बिहार में से, तो ये राज्य बदल गए हैं। ऐसे 3 भाषाओं के नाम बताइए जो भारत में बोली तो जाती हैं पर सूची में नहीं है। सूची में कितनी बताई थी अनुसूचित भाषाएं? मैंने आपको 22 बताई थी 8वीं अनुसूची के अनुसार। तो ऐसे कुछ और भाषाएं भी हमारे देश में जो बोली तो जाती हैं लेकिन सूची में नाम नहीं है। भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी और राजस्थानी, ये आप ध्यान रख लेना। केंद्र और राज्य के बीच 3 अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? अभी मैंने करा था विधायी अधिकारों की बात यहाँ पे करें। विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। लेक्चर 2 में हमने बहुत ही विस्तार से इनको किया था। ये था हमारा आज का लेसन, कंप्लीट हो गया है। कल हम अपनी अगली बुक शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।